लता देवी ने रिया को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जिसने रिया को हैरत में डाल दिया था। वो जल्दी जल्दी करके सारी तस्वीरें एक साथ देखती है। इधर इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद लता देवी कर रही थी। वो खुश होती है और मन ही मन सोचती है, बस अब रिया के गुस्से का ज्वाला मुझे फटेगा। लता देवी का ये सोचना जायज भी है, क्योंकि उन तस्वीरों में अंजलि और गौतम एक दूसरे से गले मिलते हुए दिख रहे हैं। किसी में हाथ थामा हुआ है एक दूसरे का, तो किसी में एक दूसरे के एकदम नजदीक खड़े हुए हैं। लता देवी उसके गुस्से की आग में घी डालने के लिए कहती है, तुझे यहाँ इसने अपने बच्चों को संभालने के काम में लगा दिया और खुद अपना काम मेरे बेटे यानी तेरे पति के साथ सेट करने में लगी है। रिया का चेहरा भी यही कह रहा था, जैसे लता देवी की मुराद पूरी होने वाली है। लेकिन अचानक ही कुछ और होता है। उसके चेहरे के भाव प्रश्नवाचक हो जाते हैं। वो लता देवी की तरफ देखती है और पूछती है, ये तस्वीरें आप तक कैसे पहुंची? इस अप्रत्याशित सवाल से लता देवी भी हैरान रह जाती है। क्या सोचा था और क्या निकला? वो समझ नहीं पाती है कि क्या जवाब दे। लता देवी मन में सोचती है, ये तो उल्टी गंगा बह गई। रिया अभी भी लता देवी की शक्ल को जवाब के इंतजार में देखे जा रही है। बताइए मम्मी जी, आखिर किसने खींचकर भेजा ये आपको? रिया तस्वीरों को उनकी आंखों के आगे नचाकर पूछती है, वो तो मुझे भी नहीं पता। बस शायद किसी शुभचिंतक ने भेजे हैं। किसने भेजे हैं से ज्यादा ध्यान फोटो किसके है वो देखो, और एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या कर रहे हैं वो देखो। लता देवी कहती है, तो क्या हो गया मॉम? किसी बीमार इंसान को सहानुभूति देने के लिए ये सब करना नॉर्मल है। इट्स पार्ट ऑफ बीइंग गुड ह्यूमन। इन फोटोज को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, रिया कहती है और मोबाइल को फिर से लता देवी के हाथ में थमाते हुए निकल जाती है। लता देवी के मंसूबों पर पानी फिर चुका था। बेड़ा गर्क। अपने माथे पर हाथ मारते हुए वो कहती है और रिया को देखती है, आखिर क्या पी लिया है इसने? जिस बात पर तांडव कर लेना था उस बात पर गंगा जैसी शांत है। एक तरफ एक प्रयास विफल हो गया था, वहीं दूसरी तरफ एक प्रयास के परिणाम का इंतजार किया जा रहा था। अभी तुरंत तो हम कुछ नहीं बता सकते, कुछ समय लगेगा और आपको यहाँ पर हर दिन रेगुलर चेकअप के लिए आना होगा। डॉक्टर अंजलि के पास आकर उससे कहता है। वो सिर हाँ में हिलाती है, लेकिन उसके अंदर अब एक तूफान मचा हुआ है। लेकिन वो उसे छुपाने में कमाल की अदाकारी दिखाती है। डॉक्टर आगे कहता है, एंटीडोट की वर्किंग स्टेटस हम रोज चेक करेंगे, अब आप जा सकते हैं। दोनों सिर हाँ में हिलाकर निकल जाते हैं। गौतम और अंजलि कार में बैठते हैं। अंजलि के चेहरे की शिकन हल्की सी उभर आती है, क्योंकि जब उम्मीद जागती है तो उसके ना पूरा होने का डर भी उभर आता है। गौतम अंजलि का हाथ पकड़ लेता है। डरो मत अंजलि, सब ठीक ही होगा। अंजलि ये सुनकर उसका हाथ देखती है, फिर उसकी नजर गौतम की तरफ जाती है, जो एक मुस्कान दे रहा है। वो मुस्कान जो वो उसे इस पूरे मुश्किल सफर में देता आया है। ये मुस्कान एक भरोसा है कि जब तक वो है, अंजलि अकेली नहीं है और वो हमेशा उसकी मदद के लिए खड़ा है। अंजलि को ये बात समझ में आती है। वो मन ही मन सोचती है, यही वो मुस्कान है जिसे देखने भर से मेरा आधा डर खत्म हो जाता है। गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन गौतम अंजलि का हाथ नहीं छोड़ता। ना ही अंजलि खुद से उसे छोड़ने को कहती है। दिन भर की थकी उसकी आंखें झपकने लगती हैं और धीरे धीरे नींद की आगोश में समा जाती है। उसका सिर भी तिरछा होकर गौतम के कंधे पर आ टिकता है। गौतम जैसे ही ये देखता है, वो मुस्कुरा पड़ता है। उसके हिलने से अंजलि की नींद ना खराब हो जाए, इस डर से वो एकदम जड़ हो जाता है। आराम से सो जाओ अंजलि, अब जब तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो जाती, इस कंधे को थकने की इजाजत नहीं है। हल्की सी स्माइल गौतम के चेहरे पर उतर आती है। वो सामने लगे आईने में अंजलि को देखता है और उसकी खूबसूरती में और भी घायल होता जाता है। कोई सोते हुए भी इतना ज्यादा खूबसूरत कैसे दिख सकता है? अंजलि इस वक्त एक स्लीपिंग एंजल जैसी दिख रही थी, जो अपने जीवन के इतने बड़े मोड़ पर
संघर्ष से थककर आराम ले रही थी। कितना गंदा हूं मैं, इतने कीमती इंसान की वैल्यू पहले नहीं समझ पाया। कुछ गलत वजहों से इससे दूर कैसे हो गया मैं। और अब इसका एक दिन के लिए भी दूर रहना कांटे जैसा लगता है। गौतम का मन इन ख्यालों से भर जाता है। वो सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में उसकी खूबसूरती का रसपान भी करता रहता है। इस दौरान वो बिल्कुल भी अपने कंधे को जोर से हिले नहीं देता। उसी वक्त अंजलि के कुछ बाल नीचे उतरकर उसके चेहरे पर आ जाते हैं। गौतम का मन इसमें भी लुभा जाता है। काश मेरा घर और दूर होता, हम कई घंटों तक बस ऐसे ही चलते जाते। प्यार में डूबा एक स्वार्थी ख्याल उसके मन में आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंचने वाला है। किसी के चेहरे पर रौनक आ रही है तो किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें। प्रोफेसर आचार्य एक गुप्त जगह पर खड़ा बिल्डिंग की ऊंचाई से नीचे की अस्त व्यस्त जिंदगी देख रहा था। उसका एक आदमी उसके पीछे आता है। सिगार फूंकते हुए प्रोफेसर को इसका अंदाजा हो जाता है। वो कहता है, नीचे भागदौड़ में लगे इनको क्या पता है कि कल इनके साथ क्या हो सकता है। उस आदमी को प्रोफेसर की ये बात समझ में नहीं आती। नहीं सर, वो जवाब देता है। प्रोफेसर मुड़कर कहता है, तो सोचो, जब तुम्हारे पास पावर हो कि किसी इंसान की जिंदगी में कल क्या होगा ये फैसला कर सकने का। वो फिर भी कुछ नहीं समझता है। प्रोफेसर ये बात जान जाता है। वो इसके मुंह पर धुआं फूंकता है और कहता है, मुझे वही पावर अंजलि के लिए चाहिए। अंजलि का नाम सुनकर उसे कुछ बातें पल्ले पड़ती है। प्रोफेसर आगे कहता है, उस पर नजर रखो। वो कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ उठती है, कहाँ बैठती है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। समय आने पर उसका क्या करना है इसका फैसला मैं करूंगा। अब जाओ। जाने क्या नई प्लानिंग चल रही थी प्रोफेसर के दिमाग में अंजलि के खिलाफ। लेकिन ये तो तय था कि आने वाले दिन उसके लिए और भी मुसीबत भरे होने वाले हैं। प्रोफेसर आचार्य नाम का खतरनाक बास अंजलि की जिंदगी में गश्त लगाने की तैयारी में था। थोड़ी देर बाद अंजलि और गौतम की मंजिल आ चुकी थी। वो घर के अंदर आने के बाद सामने जो नजारा देखते हैं वो उनके दिमाग को झंझोड़ कर रख देता है। अंजलि के मुंह से सबसे पहले यही एक सवाल निकलता है, ये क्या क्या हुआ है यहाँ पर। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। सामान बिखरे पड़े हैं, लैंप गिरा हुआ है, ग्लास भी जमीन पर गिरे हुए हैं। हुआ नहीं है अंजलि, आई फील हमारे किसी दुश्मन की हरकत है ये। अंजलि की आंखों में एक अनहोनी का डर दिख रहा था। कहीं वही किडनैपर्स फिर से। अंजलि की बात सुनते ही गौतम चौंक जाता है। कहीं वो हमारे बच्चों को तो। इतना बोलते ही गौतम और अंजलि दोनों बच्चों के कमरे में भागते हुए जाते हैं। वंश, विवान! अंजलि पागलों की तरह घर में चिल्ला रही थी। बच्चों के रूम में पहुंचते ही गौतम घबराया हुआ जोर से डोर खोलता है। सामने का नजारा उन दोनों को फिर से भौचक्का कर देता है। उनके चेहरे का डर राहत में बदलता है और दोनों अपनी अपनी सांस छोड़ते हैं। हॉल के नजारे ने तो उन्हें डरा ही दिया था, लेकिन अब ये नजारा देखकर उन्हें समझ में आता है कि क्या हुआ है। दोनों बच्चे उस कमरे के बिस्तर पर उछल कूद कर रहे हैं। वंश और विवान एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, जहां उनमें थोड़ी सी हाथापाई भी हो जा रही है। और रिया है कि उनके बीच में आकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है। छोड़ो, लड़ना छोड़ो, अदरवाइज आई स्लैप यू बोथ। इतना धमका कर जैसे ही वो एक बार छुड़ाती है, बच्चे फिर से आपस में उलझ जाते हैं। ओह माय गॉड! रिया अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। जितना वो इन बच्चों को समझाती है, वो उससे भी ज्यादा टेढ़ी खीर साबित होते हैं। गौतम की हंसी निकल आती है। वहीं अंजलि तुरंत आगे बढ़कर अपनी कड़क आवाज में कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? दोनों बच्चों ने मानो किसी गब्बर की आवाज सुन ली हो। वो एकदम बर्फ की तरह जम जाते हैं। वो दोनों अंजलि को देख रहे हैं और अंजलि उन्हें देख रही है। चलो नीचे उतरो, और ये बाहर का क्या हाल बना रखा है। उनकी सारी जोश हवा हो जाती है और वो डरा हुआ चेहरा लेकर
अंजलि के पास आते हैं। अंजलि उनके पास आने पर देखती है कि उनके होठों पर चॉकलेट लगी है। वो वंश के होठ से चॉकलेट पोंछ कर देखती है और रिया से पूछती है, इन्हें चॉकलेट किसने दिया? रिया जवाब देती है, मैं नहीं दिया है, ये सुबह से तंग किए जा रहे थे, मुझसे ये सब सहा नहीं गया, इसीलिए मैंने इन्हें दी। उसी समय से ये सारा ड्रामा चले जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अंजलि इस बात पर कुछ नाराज हो जाती है। वो रिया को ताना मारते हुए कहती है, बच्चों की हर जिद पूरी नहीं की जाती रिया, ये भी देखना होता है कि कौन सी जिद पूरी करने लायक है और कौन सी नहीं। रिया का भी चेहरा उतर जाता है। उसने नहीं सोचा था कि बच्चों को इतनी देर तक झेलने और उनकी मुराद पूरी करने का ये सिला देगी अंजलि। वो आगे कहती है, ये चॉकलेट्स इनके लिए कितने हाई शुगर होते हैं पता है? रिया कहती है, मैंने तो इनका दिल रखने के लिए किया था दीदी। अंजलि इस पर कहती है, मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना, लगता है मैंने तुमसे खुद ज्यादा ही उम्मीद कर ली। रिया उसे देखती रह जाती है और कुछ नहीं कहती। गुस्से में डांट रही अंजलि के बीच गौतम कतई नहीं आना चाहता था, इसीलिए वो चुप ही रहता है। अंजलि जुड़वा को देखती है और कहती है, चलो होटल चलते हैं। बच्चों का मन ये सुनते ही उखड़ जाता है। वो मुंह बनाकर कहते हैं, नो मम्मा, हमें यही रहना है, यहाँ कितना मजा आ रहा है। ये सुनकर अंजलि उन्हें भी डांट कर कहती है, नो, आज के लिए बहुत बदमाशी हो गई, अब चलो। वो वहां से निकल जाती है। गौतम कुछ सोचकर वहां से अंजलि के पास जाता है और उसे रोकता है। इस चक्कर में वो उसका हाथ पकड़ लेता है। रुक जाओ अंजलि, बच्चे सही कह रहे हैं, आज की रात रुक जाओ। अंजलि रुकती है और अपने हाथ को पकड़े उसके हाथ देखती है। 2 पल के लिए वो बस उसे देखती रह जाती है, फिर झटके से होश में आती है। खुद को उस पल के खिंचाव से बाहर निकालकर गौतम से पूछती है, क्या कहना चाहते हो? गौतम उसे समझाते हुए कहता है, हमें भी कुछ दिन लैब जाकर रेगुलर चेकअप करवाना है। अब फिर होटल में जाकर क्या करोगी? अब यहीं रुक जाओ ना, बच्चों का भी कितना मन है। बच्चों का मन नहीं है, बच्चे तो यही रुकने वाले हैं और बच्चों की मम्मा भी रुकेंगी, प्लीज मम्मा। वंश बिस्तर पे बड़े आराम से सोते हुए अंजलि से कहता है, और वंश इतने प्यार से अंजलि से कुछ बोले और वो ना माने, ऐसा कभी नहीं हुआ। इधर रात होते होते आने वाली नई मुसीबतों से दूर अंजलि को एक दूसरी चिंता खाए जा रही है। बच्चे तो खेल कर खाकर थक कर सो चुके हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें देख देख कर जाग रही है। वो करवट बदलकर एक तरफ मुंह करके सो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से आंख खोलती है और वंश विवान की तरफ देखती है। अंजलि के मन में कुछ और ही तूफान जन्म ले रहा था। उसका मन कई तरह के सवालों से भरा हुआ था। जिस रिया से अपने बच्चों के लिए उम्मीदें लगाई बैठी हूँ, वो तो इस लायक सही होती नहीं लग रही। अब क्या करूं मैं? वो अपने बच्चों के सिर को सहलाकर आगे सोचती है। मैं जिस राह पर हूँ वहां सफलता से ज्यादा विफलता के आसार है। ऐसे में कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या मैं रिया पर भरोसा? सोचते सोचते वो उठ जाती है। उससे बैठा नहीं जाता है। वो इधर उधर चहलकदमी करने लगती है, कुछ सोच रही है। ऐसा लगता है जैसे उसे इसका सलूशन अभी के अभी ही करना है। चिंता के बादल वैसे भी उसे सोने नहीं देने वाले थे। घंटों घूमने के बाद एक थॉट अंजलि के दिमाग को रोक देता है, जैसे उसकी सारी चिंताओं का सलूशन उसे मिल गया हो। वो टेबल की तरफ बढ़ती है, बॉक्स ओपन करती है और उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखते ही अंजलि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब मेरे बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सूरज की किरण चेहरे पर पड़ते ही अंजलि की नींद खुलती है। वो झट से उठकर देखती है तो पाती है कि वो स्टडी टेबल पर ही सो गई थी। कॉपी खुली हुई है और पेन का ढक्कन भी। दरअसल अंजलि ने उस बॉक्स में से कॉपी पेन निकाला था और रात भर बस कुछ लिखती जा रही थी। मुझे कब नींद लग गई थी मुझे तो पता ही नहीं लगा। अंजलि अपनी आंखें मसलते हुए उसी कॉपी के पन्ने पलटते हुए देखती है। फिर कमरे में आकर वो अपने सो रहे बच्चों को देखती है और सीधे बाथरूम की तरफ जाती है। न जाने उसने क्या लिखा था रात भर। थोड़ी देर बाद सभी उठ चुके हैं।
गौतम अंजलि को चेकअप के लिए ले जाने को तैयार हो रहा है। वही रिया कॉफी पीने के लिए कमरे से हॉल की ओर बाहर निकलती है। हॉल में जब वो पहुंचती है तो देखती है कि अंजलि एक हाथ में कॉपी और दूसरे हाथ में कॉफी की मग लेकर उसका इंतजार कर रही है। अंजलि उसे मग थमाती ही है कि रिया अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाती और कहती है, ये क्या है? इस पर अंजलि मुस्कुराकर जवाब देती है और कहती है, अच्छा हुआ तुमने पूछा, मुझे तुमसे इसी बारे में बात करनी है। वो रिया को कॉपी देती है। रिया कॉफी की सिप लेती हुई उस कॉपी पर एक नजर मारती है और कहती है, ये क्या है? किस चीज की लिस्ट बनाई है ये? तब अंजलि उसे बताती है, ये दोनों बच्चों की डिटेल्स हैं। उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या खाने के लिए देना है, क्या खाने के लिए नहीं देना है, कौन कौन सी क्लासेस वो जाते हैं और उनकी टाइमिंग्स भी। तुम्हें ये सब पढ़ना होगा और इन्हें अच्छे से याद करके समझ लो। अब से तुम्हें यही मॉड्यूल और यही शेड्यूल फॉलो करना है। ये सुनकर रिया का कॉफी पीना रुक जाता है। वो कहती है, लेकिन ये तो बहुत सारा काम है, इतना सब कैसे याद करूंगी मैं? तब अंजलि गंभीर होकर कहती है, एक केयर टेकर की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं होता रिया। ये कोई मजाक नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ये रट डालो। आज तक तुमने बस पार्टी और ऐश करने में ज्यादा समय बिताया है। मैंने देखा है कि इतने मौके देने के बाद भी बात कुछ खास नहीं बन रही है, इसलिए ये जरूरी है। अंजलि की बातें रिया चुपचाप सुन रही है। वो इस वक्त खुद ही नहीं जानती कि इन सब बातों को कैसे प्रोसेस करे। वो उस कॉपी को लेती है और कॉफी मग को आधा छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि मन ही मन सोचती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये आसान नहीं होगा, इसलिए जब तक मैं हूँ ये इंश्योर करूंगी कि तुम्हें बच्चों की हर छोटी से छोटी बात समझ में आ जाए, जो एक माँ ही बच्चों के बारे में समझती है। अंजलि ने रात भर जाकर ये मॉड्यूल बनाया था। वो इसे बिल्कुल भी हल्के में लेने की मूड में नहीं थी। इधर कमरे में रिया उस कॉपी को पढ़ने की कोशिश कर रही है। वंश को आइसक्रीम से सर्दी लग जाती है। विवान को बाहर का खाना ज्यादा सूट नहीं करता, उसे घर का ही बना खाना देना है। शाम को 5 बजे वंश और विवान की स्विमिंग क्लासेस हैं और ये तो विवान को इतने अच्छे से जानती है जितना मैं कभी उसे इतने सालों में नहीं जान पाई। ऊपर से इन दोनों के अलग अलग रो बने हुए हैं। वंश का तो फिर भी सही था, लेकिन विवान जो रिया के सामने बड़ा हुआ है, उसके बारे में इतने कम समय में इतना कुछ अंजलि को पता होता देख रिया भी शॉक्ड है। रिया कुछ 3-4 पेजेस ही पढ़ पाती है कि वो बोर होने लगती है। उसकी आंखें झपकने लगती हैं। ये एक अच्छी माँ बनने की पहली सीढ़ी है, जिसकी लंबाई देखकर वो चढ़ने से ही डरने लगी है। लेकिन वो किसी तरह अपना पढ़ना जारी रखती है। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकलती है और इसी वक्त अंजलि भी लैब से अपना चेकअप करवाकर वापस आ रही होती है। पढ़ लिया? अंजलि तुरंत उससे पूछती है। हाँ हाँ, पढ़ लिया। रिया झूठ कहती है। उससे कुछ पेजेस जरूर पढ़े हैं, लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि उसे कुछ याद हुआ भी हो। तभी बच्चे चिल्लाते हैं। अंजलि आगे बढ़ती ही है कि 2 कदम के बाद वो रुक जाती है और रिया की तरफ देखती है। उसके पास आती है और कहती है, जाओ, अच्छा होगा अगर आज से ही शुरुआत हो जाए। रिया थोड़ा घबराती है क्योंकि ये परीक्षा देने जैसा था, लेकिन वो उनके कमरे में जाती है। अभी सुबह का ही समय है। बच्चे आज थोड़ी देर से उठे हैं क्योंकि एक तो आज छुट्टी है और दूसरे अंजलि और गौतम चेकअप के लिए निकल गए थे। रिया के अंदर आते ही वंश कहता है, मम्मा कहाँ है? मम्मा को बुलाओ। तो रिया कहती है, मम्मा थोड़ा बिजी है, मुझे बताओ क्या हुआ? इस पर विवान तपाक से कहता है, मम्मा वी नीड ब्रेकफास्ट। रिया थोड़ा सा कुछ याद करती है और कहती है, ओके आई नो दिस, तुम्हारे लिए पालक की सब्जी और रोटी बनानी है। वंश ये सुनते ही मुंह बना लेता है और कहता है, लेकिन आज तो नूडल्स खाने का दिन है। इस पर रिया कहती है, लेकिन दीदी ने तो बताया था कि। वंश बात काट कर कहता है, भूल गई होंगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ना, प्लीज। रिया उनकी बात मान जाती है और किचन में जाकर उनके लिए नूडल्स बनाने लग जाती है।
इसी वक्त अंजलि वहां आती है और हैरान होकर पूछती है, ये क्या बना रही हो? नूडल्स बना रही हूँ, वंश ने कहा है। रिया बड़ी खुशी खुशी जवाब देती है, क्योंकि वो इस भ्रम में है कि वो एक अच्छी शुरुआत कर रही है। अंजलि समझ जाती है कि बच्चों ने उसे उल्लू बना दिया है। वो हाथ माथे पर मारकर कहती है, नो रिया, नो नूडल्स फॉर द किड्स, इट्स अनहेल्दी, मैंने लिखा भी था। रिया उलझ जाती है और कहती है, लेकिन बच्चों ने तो खुद। बच्चे नादान और बदमाश होते हैं रिया, तुम्हें ये समझना पड़ेगा। उनके बहकावे में आकर उन्हें अनहेल्दी फूड नहीं दे सकते। अंजलि डिसअपॉइंटेड वे में उसे कहती है, लेकिन वो उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहती, तो नॉर्मल फेस करते हुए आगे कहती है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम बस उनका ख्याल रखना शुरू करो, मैं तुम्हें गाइड करती जाऊंगी। तुम बस उस मॉड्यूल को और अच्छे से पढ़ना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। रिया को फिर से उनके लिए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही नाश्ता बनाना पड़ता है। वो उन्हें ले जाकर देती है, लेकिन इसमें भी उसे अलग स्ट्रगल करना पड़ता है। बच्चे आसानी से उसे नहीं खाते। वो इधर उधर नाचने लगते हैं, मुंह बनाने लगते हैं। वो एक दो रोटियां खा लेते हैं, फिर ना खाने की जिद करते हैं। लेकिन बड़ी ही मुश्किल से रिया उन्हें सारा नाश्ता खत्म कराने में सफल हो पाती है। रिया का पूरा दिन उन्हें संभालने में लग जाता है। छुट्टी का दिन होने की वजह से वो और भी उत्पात मचाते हैं। नाश्ते के बाद रिया को उन्हें नहाने के लिए बोलने जाना पड़ता है। दोनों बच्चे जो गेम खेलने में मशगूल थे मना कर देते हैं, तो रिया को उन्हें उठा उठाकर बाथरूम तक लाना पड़ता है। वो गेम को भी बंद कर देती है, तो बच्चे उसे फिर से चालू कर देते हैं। वो वंश की तरफ मुखातिब होती है, तो विवान चला जाता है, और विवान की तरफ मुड़ती है, तो वंश गेम चला देता है। हे भगवान, ये बच्चे हैं कि शैतान का अवतार? इतनी एनर्जी कहाँ से आती है इनमें? रिया अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, इसी तरह उन्हें होमवर्क कराने से लेकर छोटी छोटी बात मनवाने तक रिया को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसे अब समझ में आता है कि शांत दिखने वाले इन बच्चों की माँ कैसे नहीं संभालती है। रिया को उन्हें डांट भी लगानी पड़ती है। अंजलि ये सब देख रही थी, लेकिन वो बीच में नहीं पड़ती है। वो इस बात की भी खबर रखती है कि रिया गुस्से में आकर बच्चों के साथ कुछ ऐसा बिहेव ना करे जो गलत हो। तुम्हारे लिए इनका ख्याल रखना जरूरी है, और इस बात का ख्याल रखना मेरे लिए जरूरी है। अंजलि मैगजीन पढ़ती हुई रिया को देखती है और सोचती है। अंजलि इस वक्त बालकनी में है और रिया दोनों बच्चों के साथ बगीचे में खेल रही है। उनके बीच खेलते खेलते ही हल्की सी झड़प हो जाती है, तो दोनों को छुड़ाने में रिया के पसीने छूट जाते हैं। अंजलि रिया की ये हालत देखकर नाच चाहते हुए भी हंस पड़ती है। तभी पीछे से उसके कंधे पर उंगली पोक होती है। वो पीछे पलटती है और देखती है कि वो गौतम है। क्या हुआ? अंजलि पूछती है। गौतम उसे हंसते हुए देख चुका था, तो वो कहता है, तुम्हें पता है, मुझे एक बात पता चली है। अंजलि क्यूरियस होकर कहती है, क्या पता चला है? गौतम थोड़ा सा फ्लर्टी वे में कहता है, तुम्हें पता है कि जब तुम ऐसे हंसती हो तो फूल खिल उठते हैं। अंजलि, जो थोड़ी गंभीर हो गई होती है, गौतम की ये बात सुनकर राहत की सांस लेती है। वो उसके कंधे पर हल्का सा मारकर कहती है, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हो। गौतम पूरे मूड में दिख रहा था। वो आगे कहता है, यकीन नहीं होता ना, तो ये देखो सबूत। वो अंजलि को वही गमलों में लगे गुलाब के फूलों की तरफ इशारा करता है। एक गुलाब का फूल बहुत सुंदर और नया खिला दिखता है, तो गौतम उसे तोड़कर अंजलि को देते हुए कहता है। अंजलि फूल ले लेती है और उसकी खूबसूरती देखती है। तब गौतम कहता है, आज ये तुम्हारे पास आने के लिए ही खिला था। इस पर अंजलि उसे देखने लग जाती है। गौतम को एक खूबसूरत फूल के साथ खड़ी अंजलि बहुत ही खूबसूरत दिखती है। वो उसकी आंखों में डूबने लगता है। अंजलि भी नजर नहीं हटा पाती। सोचो, इतना खूबसूरत रेड कलर का फूल तुमने पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी मेरी नजरें तुमसे नहीं हट पा रही हैं। बताओ, कौन ज्यादा खूबसूरत हुआ? अंजलि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ ही रहे होते हैं कि किसी एक बच्चे के
चीखने की आवाज आती है। उनका मोमेंट झटके से टूट जाता है। अंजलि बालकनी से बगीचे की तरफ देखती है तो उसे ना ही बच्चे और ना ही रिया दिखाई देती है। आवाज अंदर से आई है। गौतम कहता है तो अंजलि एक पल और नहीं रुकती। दौड़ती भागती हुई वो जब रिया और गौतम के कमरे की तरफ जाती है तो देखती है कि वंश के हाथ में आयरन मैन का एक एक्शन फिगर टूटा हुआ रखा है और वो दुखी है। रिया भी उन्हीं के साथ है। क्या हुआ वंश, चिल्लाए क्यों? अंजलि उसके पास आकर पूछती है। वो नहीं, मैं चिल्लाया, मुझसे गिरा है वो, हम बस खेल रहे थे। विवान जवाब देता है। उसके हाथ में भी वैसा ही एक टॉय है। अंजलि वंश को गले लगाकर उससे कहती है, मैं तो डर ही गई थी बेटा। ये सुनकर रिया कहती है, इतना भी क्या डरना दीदी, तुम भी ना। अंजलि कुछ नहीं कहती। इसी दौरान विवान अपनी टॉय कमरे के कोने में रखा होता है जहाँ सारे टॉयज रखे होते हैं। तभी उसके हाथ से उसका वाला गिर जाता है। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसे पास ही रखे अलमीरा के नीचे कुछ दिखता है। उसे क्यूरियोसिटी होती है तो वो हाथ अंदर करके उस चीज को निकाल लेता है। ये क्या है मम्मा? विवान की आवाज पर उसकी दोनों माएं देखती हैं तो उनकी आंखें फैल जाती हैं। गौतम भी हैरान हो जाता है। दरअसल विवान के हाथ में एक सिगरेट का पैकेट था। गौतम और अंजलि को समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये किसकी है। अंजलि विवान के हाथ से वो पैकेट ले लेती है और कहती है, आप जाओ कमरे से, मम्मा आ रही है, फिर होमवर्क चेक करेंगी। होमवर्क का नाम सुनकर ही दोनों बच्चे सिर पर पैर रखकर कमरे से भाग निकलते हैं। अंजलि उनके जाने के बाद रिया को देखती है। रिया समझ जाती है कि अब उसकी शामत आने वाली है। तुम्हें इन सब से भी दूर होना होगा और इन सबको बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना होगा रिया, वो कड़क आवाज में कहती है। रिया गौतम को देखती है तो वो भी उसे गुस्से में देख रहा होता है। वो कुछ नहीं कहती। अंजलि और गौतम फिर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके थे। अंजलि और गौतम चेकअप के लिए लैब गए हुए थे। रिया न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है कि तभी विवान उसे सामने से आता दिखता है। उसकी एक आंख काली और सूजी हुई है। रिया ये देखते ही तुरंत उसके पास जाती है। क्या हुआ विवान, ये तुम्हारी एक आंख को क्या हुआ? रिया घबरा कर पूछती है। विवान जवाब देता है, मेरे स्कूल के एक लड़के ने मुझे मारा मम्मा, वो हमेशा मुझे बुली करता है, इसीलिए मैं भाग आया। ये सुनकर रिया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो मेरे साथ। वो उसे पकड़कर कार में बिठाती है। विवान और रिया स्कूल पहुंच चुके हैं। उनका प्ले पीरियड चल रहा होता है। विवान रिया को उंगली के इशारे से उस बुली करने वाले लड़के को दिखाता है। रिया ये देख कहती है, जाओ उसे मारो। विवान इस पर हैरान होकर उसे देखता है। रिया उसे देखती है और दोबारा कहती है, देख क्या रहे हो, जो बोला है करो, जाओ। जैसे उसने तुम्हें मारा वैसे ही तुम भी उसे मार कर आओ, नहीं तो यूं ही जिंदगी भर मार खाते रहोगे। विवान मन में हिम्मत भरकर जाता है। वो लड़का उसे देखकर खुद उसके पास आता है, फिर से उसे तंग करने के इरादे से। लेकिन उसके पास आते ही विवान उसे कस कर तमाचा मारता है। वो लड़का शॉक्ड रह जाता है और रिया ये देखकर खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खिल जाती है। इधर अंजलि का लैब में बॉडी चेकअप हो रहा होता है। उसके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं कि तभी गौतम का सेल फोन बजता है। वो फोन उठाता है और कहता है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से कुछ सुनकर गौतम की आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है, क्या, बट व्हाई? तभी अपना सैंपल देकर अंजलि गौतम के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? गौतम कहता है, विवान को स्कूल से एक्सपेल किया गया है। उसके इतना कहते ही अंजलि की जुबान से भी वही निकलता है जो गौतम के निकला था। व्हाट? बट व्हाई?